दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 1.5 साल पहले जब इस देश ने लोकतंत्र के महापर्व का सबसे बड़ा नतीजा यानी लोकसभा चुनाव का जनादेश आपके सामने रखा था, उस वक्त आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर विपक्ष जनता ने जनादेश के रूप में संसद को सौंपा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप सभी देख रहे हैं कि इस देश के अंदर मौजूदा सरकार जो अल्पमत सरकार है, सहयोगी दलों के बैसाखियों के बूते किसी प्रकार से सरकार को घिसट कर चलाया जा रहा है। उस सरकार का व्यवहार बिल्कुल उसी तरह का है जैसे 2014 से 24 के दरमियान एक दलीय व्यवस्था के रहते हुए था। और चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था डूबती चली जाए, चाहे इस देश के नागरिक अधिकारों के ऊपर कोई भी सवाल उठ जाए, और चाहे इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, येन केन प्रकारेन एक प्रकार से ध्रुवीकरण की कोशिशों में देश के को ले जाने की कोशिशें जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अब भी चल रही है। क्या 18 महीनों के दरमियान एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर जो कोशिशें होती है, क्या देश की जनता ने उसे देखा है? 234 सीटों के साथ एक इंडिया अलायंस के नाम पर एक प्री पोल गठबंधन को जनता ने विपक्ष का दर्जा देकर दिल्ली भेजा था। 272 भारत की संसद में बहुमत का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई थी। 293 वो सहयोगी दलों के बूते पहुंची, खासकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के बूते। लेकिन 234 सांसदों वाला विपक्ष क्या इस देश को निराश नहीं कर रहा? क्योंकि तमाम तरह के जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, जनता भी उनसे सहमत हो रही है। जनता के बड़े हिस्से में खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या दूसरे नेताओं की बातों को सुनने के लिए उमड़ने वाली भीड़ इस बात की तस्दीक तो कर रही है कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है वो एकदम वाजिब मुद्दे हैं। लेकिन जब विपक्ष के मुद्दे वाजिब हैं, तब इस देश के अंदर विपक्ष जो अपना दूसरा काम है कि सत्ता यदि ढंग से नहीं चलाई जा रही, विपक्ष को ऐसा लगता है कि सत्ता सिस्टम को रौंदना चाहता है, इस देश के संवैधानिक मूल्यों को खत्म करना चाहती है, तो क्या उस परिस्थिति में विपक्ष को वैकल्पिक सरकार बनाने की दिशा में जाने की बजाय सिर्फ संसद में सवाल उठाना और हंगामा खड़ा करके ही छोड़ देना, क्या यही मकसद रह गया है? जब इस देश के अंदर सरकारें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के बूते बनी हुई है, क्या आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ाई हो? क्या आपने देखा कि चंद्रबाबू नायडू को कोई अहमियत दी गई हो, या एकनाथ शिंदे को वापस शिवसेना या उद्धव ठाकरे के साथ आने, इंडिया गठबंधन के साथ आने, और खासकर उस परिस्थिति में जब उनका मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया गया हो, क्या कोई गंभीर प्रयास होता हुआ दिखाई दिया है? बड़ा सवाल है। अब जरा पूर्व के उदाहरणों को देखें। 153 सांसदों के साथ हारे हुए विपक्ष को यानी इंदिरा गांधी को जनता ने 1977 में दिल्ली भेजा था। लेकिन 153 सांसदों के बूते चलने वाली इंदिरा गांधी ने भी 2 साल के अंदर केंद्र में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार बनवा दी थी। कांग्रेस और अन्ना द्रमुक के गठबंधन को, एक प्री पोल अलायंस को 211 सांसदों के साथ 1989 में जनता ने मुख्य विपक्षी गठबंधन का दर्जा देकर दिल्ली भेजा था। लेकिन उस गठबंधन ने, जिसके पास महज 211 सांसद थे, उसने भी केंद्र में वीपी सिंह सरकार की जगह 11 महीनों के बाद ही चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक वैकल्पिक सरकार बनवा दी थी। अब जरा उसके बाद की परिस्थितियों को आप देखें, तो उसके बाद भी जब महज 140 सांसद कांग्रेस को मिले थे, उस वक्त कोई प्री पोल अलायंस नहीं था बहुत बड़ा। इसके बावजूद संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 13 दिनों में विपक्ष ने धराशायी कर दिया था, और पहले एचडी देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनवा दी थी। लेकिन आज के दौर में क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? अब कुछ लोग कहेंगे कि सोनिया गांधी ने एक बार 1999 में वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश की थी। मत भूलिए कि तब सोनिया गांधी के पास, कांग्रेस के पास 140 सांसद थे। वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिशों में नाकामी हासिल हुई। लेकिन उस नाकामी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सत्ता में वापसी की, और सत्ता में वापसी के बाद भी विपक्ष इसलिए चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी से छिन गई थी। और जब उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं,
वो सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास रही नहीं, तो विपक्ष के पास इतना आत्मविश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा विकेट 2002 के विधानसभा चुनाव में ही गिरा दिया गया है। लिहाजा 2004 के लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों पर फोकस किया जाए तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव खुद ही कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हरा देंगे। और वही हुआ भी। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर फोकस किया। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में जीरो नहीं हुई, वहां से कुछ ना कुछ सीटें लाई और कांग्रेस पार्टी 145 की संख्या पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को 138 पर ही रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। आज की स्थितियां ये है कि केंद्र में वैकल्पिक सरकार विपक्ष की मांगों को देखें, विपक्ष जितने गंभीर सवाल उठा रहा है, उन सवालों को यदि मौजूदा परिस्थितियों से जोड़कर देखें तो वैकल्पिक सरकार केंद्र में एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। लेकिन वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए विपक्ष उत्सुक क्यों नहीं है? आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें विपक्ष की तरफ से कोई गंभीर प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? बहुत साफ साफ कहें तो जनता के बीच भी ये एक दोहरे रवैये की तरह दिखाई देगा कि आखिर वोट चोरी का सवाल उठ रहा है। और वोट चोरी का सवाल सबसे ज्यादा कहां पर उठ रहा है? वोट चोरी का सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है उन राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2027 में है, यानी 14-15 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 14-15 महीने के बाद है, क्या उसके पहले केंद्र में वैकल्पिक सरकार की कोशिश विपक्ष नहीं कर सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है तो तय मानिए कि 2029 में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। क्योंकि बकौल राहुल गांधी, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर उसे ही हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वोट चोरी हो रही है, जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो इसे छीनने का मौका क्यों दिया जा रहा है? क्या केंद्र में एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनवाई नहीं जा सकती थी? कई सारे प्रयास किए जा सकते थे। कौन नहीं जानता कि नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, सबके सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती है। तो डबल इंजन की सरकार रहने भी देंगे और फिर वोट चोरी का आरोप भी लगाते रहेंगे? भला ये कैसे संभव है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द मौजूदा दौर में एक सक्रियता भी दिख रही है। यह सक्रियता सोनिया गांधी की सक्रियता है। चाहे वो वीडियो के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हो, अखबारों में आर्टिकल लिखकर, संपादकीय पेज पर लेख लिखकर सरकार की नीतियों का विरोध करें। लेकिन जिस प्रकार से सोनिया गांधी की सक्रियता बढ़ी है, उसके बाद अब यह साफ साफ दिखाई देने लगा है कि अब परिस्थितियां बदल सकती है। शायद कांग्रेस पार्टी समेत पूरे इंडिया अलायंस के दलों को और विपक्ष को यह अंदेशा हो चला है कि कहीं ना कहीं जनता अब विपक्ष से भी निराश होने लगी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ सपा के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सफलता दर्ज की। लेकिन क्या उस सफलता को भी 10,000 वाली स्कीम के नाम पर राहुल गांधी के आरोपों को यदि सच माने तो वोट चोरी जैसे खेल से बदला नहीं जा सकता था? यह बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि बिहार का खेल सबने देखा है। बिहार के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना का खेल भी सबने देखा है। कई राज्यों के चुनाव मैंने देखे और उन चुनाव को देखने के बाद अब यह साफ हो चला है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सरकार के रहते हुए लोकसभा चुनाव में तो परफॉर्मेंस ठीक हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव के 4 महीने के बाद आखिर कौन सी वो जादू की छड़ी आ गई जिसने पूरे विपक्ष को, उस इंडिया गठबंधन को, उस महाविकास आघाड़ी को, जिसने लोकसभा चुनाव में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था, उसे बैकफुट पर धकेलते हुए बड़ी सफलता हासिल कर ली, एक तरफा जीत हासिल कर ली। कौन सा ऐसा मैजिक हो गया था 4 महीनों में? ठीक इसी तरह बिहार में देखें। बिहार में लोकसभा चुनाव के दरमियान 1/4 सीटें एनडीए की कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी की 1/3 सीटें कम हो गई। लेकिन विधानसभा में कौन सा ऐसा मैजिक हो गया? क्या वो सिर्फ 10,000 वाला मैजिक था या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उन आरोपों में दम था? इन सब का सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है कि जब तक डबल इंजन की सरकारें बनी रहेंगी
तब तक कांग्रेस पार्टी के आरोपों का कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने में कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष क्यों रुचि ले रहा है? आखिर क्या दिक्कत है कि केंद्र में वैकल्पिक सरकार की कोशिशें नहीं हो रही? याद रखिए, जनता कभी भी दो तरह की बातों पर यकीन नहीं करती। सारी बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, उन सारी बातों से जनता यदि सहमति दिखा रही है, फिर वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा, और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि, या विपक्ष कहता है कि वोट चोरी हो रही है। और जब वोट चोरी हो रही है तो वोट चोरी स्वाभाविक है कि तभी हो रही है जब दिल्ली और राज्य दोनों जगह सरकारें हैं। ममता बनर्जी के राज्य में 2021 का चुनाव हुआ, क्यों वोट चोरी नहीं हुई? क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार नहीं थी। बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक वो बीमार पड़े, जिस प्रकार से उनके बारे में खबरें फैली, तभी उनके राज्य में गड़बड़ियां हुई। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की माने या विपक्ष की माने, तब उड़ीसा में गड़बड़ियां हुई। ठीक इसी तरह से आप आंध्र प्रदेश की स्थिति को देखिए, तमिलनाडु की स्थिति को देखिए, केरल की स्थिति को देखिए, वहां क्यों गड़बड़ियां नहीं हो रही? इसलिए कि डबल इंजन नहीं है। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स है, और जब जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है तो सवाल यह है कि जीएसटी से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए क्या केंद्र में बदलाव करना, क्या यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? मोटे तौर पर संवैधानिक व्यवस्था में विपक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती है? विपक्ष की जिम्मेदारियां होती है सरकार की कमजोरियों को उजागर करना, और विपक्ष की जिम्मेदारी यह भी होती है कि यदि विपक्ष को यह लगता है कि सरकार सत्ता को चला पाने में अक्षम साबित हो रही है, वो सक्षम साबित नहीं हो रही है, जनता के हितों के साथ यदि विपक्ष को लगता है कि कोई समझौता हो रहा है, चाहे वो एसआईआर के मुद्दे पर हो, चाहे वो अग्निवीर के मुद्दे पर हो, चाहे किसानों की एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर हो, किसी भी मुद्दे पर हो, किसान का मुद्दा हो या नौजवान का मुद्दा हो, बहुसंख्यक का मुद्दा हो या अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर यदि विपक्ष को लगता है कि जनता के हितों के साथ सौदेबाजी हो रही है, बड़े कॉरपोरेट घराने के पक्ष में नीतियां बन रही है, कॉरपोरेट घरानों और गोदी सेठों पर 1400 करोड़ रुपए की फाइन लगाने वाले जज को सीधे रात भर में तबादला कर दिया जा रहा हो, और इसके बावजूद विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा है, संसद के अंदर तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन उन आरोपों से निजात दिलाने के लिए कोई पहल करता हुआ विपक्ष किसी को दिखाई दे रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। पब्लिक है, सब जानती है, सब कुछ देख रही है कि गुड़ खा के गुलगुले से परहेज वाली स्थितियां क्यों है। आरोप लगाना और उसका मुकम्मल उपाय करने की बजाय चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, आखिर ये कौन सा सिस्टम है? अखिलेश यादव, मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा भी विपक्ष के पक्ष में नहीं आया, महाराष्ट्र की तरह से आया जहां लोकसभा चुनाव के उलट नतीजा दिखा था, फिर अखिलेश यादव भी कहते नजर आएंगे कि वोट चोरी हुई है, नाम काटे गए हैं, तमाम तरह की बातें अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी या तमाम विपक्ष के लोग ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि दिल्ली में अलग सरकार बनाई जाए? अब चूंकि मैं बिहार से आता हूं और बिहार के बारे में सभी जानते हैं कि लालू यादव के बारे में कहा जाता था बक्से से जिन निकलता है। 2005 का चुनाव आया, मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें लालू यादव मंत्री थे, लेकिन उस दरमियान चुनाव कराने वाली संस्था ने केजे राव के रूप में, जो उस संस्था के एडवाइजर हुआ करते थे, एक रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी आंध्र प्रदेश कैडर के, उनको बिहार चुनाव की पूरी कमान देकर भेज दिया। और उसके बाद बिहार चुनाव किस तरह से हुए, कितने स्वतंत्र और कितने निष्पक्ष हुए, वो पूरे देश ने देखा और बदलाव होकर रहा। सवाल यह है कि ये तभी हो पाया जब दिल्ली, खुद नीतीश कुमार की माने, जो उस वक्त विपक्ष में थे, उनकी माने तो दिल्ली ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए माहौल तैयार किया। आज की तारीख में चाहे चुनाव आयोग की स्वायत्तता का सवाल हो, सीएजी की स्वायत्तता का सवाल हो, न्यायालय की स्वतंत्रता का सवाल हो, न्यायालय अभी भी भारत जैसे देश में मैं स्वतंत्र ही मानता हूं, किसी भी संवैधानिक संस्था के अपने बुनियादी ढांचे के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने का मामला हो, अगर आज ये कंप्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
क्या सोनिया गांधी की सक्रियता के बाद अब यह माना जाना चाहिए कि चूंकि सोनिया गांधी ने वो दौर भी देखा है कि इंदिरा गांधी ने कैसे जनता पार्टी की सरकार को पलटा था, यह भी देखा है कि राजीव गांधी ने कैसे वीपी सिंह की सरकार की जगह नई सरकार बनवा दी थी, यह भी देखा है कि नरसिम्हा राव ने कैसे 13 दिन की सरकार को गिराकर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराकर संयुक्त मोर्चे की सरकार बनवा दी थी, और यह भी देखा भी है और खुद अपने हाथों से किया भी है कि उत्तर प्रदेश में जब सत्ता नहीं थी तब सोनिया गांधी ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार को 5 साल तक एक्सपोज होने दिया। यूपी की सत्ता नहीं थी, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार थी, न तो यूपी की सत्ता 2004 में भाजपा के पास थी, न महाराष्ट्र की सत्ता भाजपा एनडीए के पास थी, और न ही बिहार की सत्ता एनडीए के पास थी। नतीजा यह हुआ कि इन 3 बड़े राज्यों, जहां से 168 लोकसभा सीटें हैं, इन 3 बड़े राज्यों में डबल इंजन 2004 में नहीं था, और जब डबल इंजन इन तीनों राज्यों में नहीं था तब फील गुड और इंडिया साइनिंग नहीं हो पाया। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखें, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन, बिहार में भी डबल इंजन। तो इन 3 बड़े राज्यों में डबल इंजन के रहते अगर कोई ये कल्पना कर रहा है कि राहुल गांधी के आरोप झूठे साबित हो जाए, तो हम सिर्फ कामना कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए। व्यावहारिक रूप से अगर राहुल गांधी के आरोपों में दम है, अगर विपक्ष के आरोपों में दम है, तो इसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर गड़बड़ियां मान लेते हैं कि हो भी रही है, फिर उसे 10,000 वाली स्कीम देकर ढक दिया जाएगा कि नहीं नहीं, वो तो लोगों को पैसे दिए गए, इस वजह से लोग पलट गए। क्या जनता भी पलटू राम हो चुकी है क्या, जब चाहे वो पलट जाएगी? कई सारे बड़े सवाल हैं और अक्सर हम सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर आलोचनात्मक समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन एक उंगली विपक्ष की तरफ भी उठनी चाहिए, निश्चित तौर पर उठनी चाहिए। और उस परिस्थिति के लिए विपक्ष क्या खुद जिम्मेदार है? आमतौर पर आप देखें, बहुत अच्छे अच्छे जनता से जुड़े हुए मुद्दे राहुल गांधी लेकर के आते हैं, समाज के हर वर्ग को टच करते हुए दिखाई देते हैं, हर वर्ग के मुद्दों से खुद को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव हर वर्ग की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। तेजस्वी यादव पढ़ाई, कमाई, दवाई की बात करते हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। लालू यादव के एजेंडे के साथ विकास को जोड़कर चलने की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद नतीजा उनके पक्ष में नहीं होता तो प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। ये सबने देखा है। तेजस्वी यादव 14 नवंबर की मतगणना के बाद आज तक जनता के सामने नहीं आए। सवाल बड़ा है कि विपक्ष आरोप लगाना और फिर उसके बाद कोप भवन में चले जाना, इससे जनता के बीच विपक्ष की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। हम और हमारे जैसे पत्रकार तमाम तरह से विश्लेषण करेंगे कि सत्ता ने यह गलत किया, विपक्ष ने यह गलत किया, लेकिन सवाल यह है कि सॉल्यूशन ढूंढना पत्रकारों और समीक्षकों का काम नहीं है। समाधान ढूंढने के लिए जनता ने लोकतंत्र के अंतर्गत जो व्यवस्था दी है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को ही दी है, और विपक्ष का यह नैतिक कर्तव्य है कि अगर सत्ता पक्ष फेल हो रहा है तो विपक्ष अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटे। एक बार फिर मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, अगर वो आरोप सही है वोट चोरी वाले, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक यदि केंद्र में मोदी सरकार चलती रही, उसके बाद अखिलेश यादव को सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और फिर उत्तर प्रदेश जब खिसकेगा उसके बाद 2029 की बातें बेमानी हो जाएगी। तो या तो राहुल गांधी अपने आरोपों पर कहे कि नहीं वो आरोप गलत थे, या फिर आरोप लगाने से आगे बढ़कर समाधान की दिशा में आगे बढ़े। जब बड़ी मछली का शिकार करना पड़ता है तो छोटी मछली को जाल में फंसाया जाता है। आपने देखा होगा, बंसी फंसाई जाती है तालाब में छोटी मछली लगा के। तो क्या केंद्र में परिस्थितियों के मुताबिक किसी छोटी मछली को, यानी छोटे राजनीतिक खिलाड़ी को प्रधानमंत्री का पद देना होगा, जैसे 1979 या 1996 में दिया गया था? देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन विपक्ष इसी तरह से सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित रहा, सिर्फ सड़क के धरना प्रदर्शन तक सीमित रहा
और विपक्ष ने वैकल्पिक सरकार बनाने की कोई कोशिशें नहीं की, तो जनता के बीच जितनी निराशा सरकार से फैल रही है उतनी ही निराशा विपक्ष से फैलती जाएगी। दिल्ली इस बात का उदाहरण है। 3 बार से शीला दीक्षित चुनाव हार नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ कि एक एनजीओ चलाने वाले लोग पार्टी बनाकर आए और उन लोगों ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। जनता के बीच जब निराशा घर करती है तो इसी प्रकार के फैसले जनता करती है। आने वाले वक्त में क्या देश भी इसी तरफ बढ़ रहा है? दिल्ली एक छोटी जगह थी, वो फैसला आसानी से करने में जनता को दिक्कत नहीं हुई। देश बहुत बड़ा है, अलग अलग और विविध संस्कृतियों से बना हुआ एक देश है, और उस विविधता भरे देश में कोई एनजीओ राजनीतिक दलों के फेलियर का, उनकी असफलता का फायदा उठाकर दिल्ली तक पहुंच जाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। और उस परिस्थिति में होगा यही कि दिल्ली में जो व्यवस्था चल रही है वो येन केन प्रकारेण अनवरत चलती रहेगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।